जी दोस्तों, तो अगला सेक्शन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 109 जो कि बात करेगा डिमांड फॉर पोल। मतलब वोटिंग कराई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, किसके द्वारा? पोल के द्वारा। तो पोल बेसिकली आपको बता दिया गया था कि जो लोग भी मीटिंग में अटेंड होते हैं, जो लोग भी वहां प्रेजेंट हैं, वो पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया है कि कौन लोग, इतने लोग होंगे तो ही पोल करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई एक आधा बंदा कहेगा तो उसके कहने पे पोल की डिमांड मानी जाएगी। तो इसको हमें देखना है कि कौन कौन लोग पोल की डिमांड कर सकते हैं, और पोल के थ्रू जब होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से उसकी वोटिंग की जाएगी। स्क्रूटनाइजर की अपॉइंटमेंट का सिनेरियो यहां पे भी आएगा, लेकिन उसको डिटेल्ड में इस सेक्शन के अंदर नहीं बताया गया है। रीजन बीइंग क्योंकि उस चीजों को ऑलरेडी 108 के अंदर अच्छे से डिफाइंड कर दिया गया। तो पोल का बेसिकली मतलब वही है कि जब शो ऑफ हैंड से लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है और इलेक्ट्रॉनिक मीन का ऑप्शन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीन आपने देखा कि बड़ी कंपनीज के अंदर था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन का ऑप्शन ना हो तो उस केस में वो कहते हैं कि भैया शो ऑफ हैंड से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आप पोल के थ्रू आप वोटिंग करवाओ, तो वो पोल की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी नहीं है बेसिकली, बट एक चुनिंदे लोग हैं जो कि होंगे तभी वो पोल के लिए डिमांड कर पाएंगे। तो उससे शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यही कह रहा है कि डिस्कस क्या करेगा ये सेक्शन, तो ये डिस्कस करेगा कि कौन कौन लोग हैं जो पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं। ये आईएफएससी वाली चीज को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया है, हर पॉइंट के अंदर आ रहा है। अगला आता है कि क्या टाइम होगा जब पोल लिया जाएगा, मतलब पोल को लेने की क्या क्या चीजें। तो हम सिनेरियो देखेंगे कि दो सिचुएशन ऐसी जहां पे वो इंस्टेंट पोल मंगाई जाएगी, मतलब पोल के ऊपर एक्शन इंस्टेंट लिया जाएगा, और बाकी कुछ सिनेरियो आएंगे जहां पे 48 आवर्स का आपके पास टाइम मिल जाता है। फिर बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर की, कि स्क्रूटाइजर को भी चेयरमैन आप अपॉइंट कर सकता है, और उसके लिए भी क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और फिर पोल लेने के क्या क्या मैनर है, उसके ऊपर क्या क्या रूल की एप्लीकेबिलिटी है उसके ऊपर। जनरली ये चार चीजों की चर्चा होगी हमारी इस सेक्शन के अंदर। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 109 प्रोवाइड दैट बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने से पहले, मतलब पहले या फिर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड, मतलब शो ऑफ हैंड के जो रिजल्ट हैं वो आ गए या उसके आने से पहले चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन हिज ओन, मतलब चेयरमैन जो है वो खुद ही चाहे, उसको लग रहा है नहीं नहीं सही से काम नहीं हुआ, अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसके अंदर झोल है, तो वो खुद चाहे तो वो कह सकता है नहीं जी पोल के थ्रू करवाएंगे, इससे जो रिजल्ट आए हैं वो आपके ट्रू एंड फेयर या ट्रांसपेरेंट नहीं माने जा रहे, या उससे सही भरोसा नहीं निकल के आ रहा। जो एक तो हो गया चेयरमैन। दूसरा कि डिमांड मेड बाय स्पेसिफाइड मेंबर्स ऑर्डर फॉर अ पोल, स्पेसिफाइड मेंबर्स जो है वो भी चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेसिफाइड मेंबर क्या है इसको समझना है। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि चेयरमैन के पास पावर है, वो चाहे तो डिमांड कर सकता है पोल के लिए, बात खत्म। वो चाहे बिफोर करे या फिर ऑन डिक्लेरेशन करे, दोनों चीज यहाँ पे वैलिड है। मेंबर की बात करते हैं, स्पेसिफाइड मेंबर में दो कैटेगरी है। पहली वो जहां पे शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है तो उस केस में कहा जा रहा है कि जो मेंबर प्रेजेंट है या फिर प्रॉक्सी को भी जरूरत, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोल जो है उसके ऊपर वोटिंग जो है वो प्रॉक्सी भी कर सकता है। तो अगर प्रॉक्सी भी अलाउड है आपकी कंपनी के अंदर तो उसके अंदर मेंबर जो भी प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर और प्रॉक्सी जो भी प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, उनको जोड़ते हुए आपको देखना है कि 10%, 1/10 जो वोटिंग पावर है वो कम से कम या उससे ज्यादा लोग कह रहे हैं पोल के लिए। पहला कंडीशन, क्या कंडीशन आई कि 10%, 10% का मतलब 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर जो है वो या उससे ज्यादा लोग कह रहे हो कि नहीं जी पोल चाहिए अपने को, पहला। या फिर जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल जिन्होंने होल्ड कर रखा है, उन्होंने होल्ड कर रखा हो कम से कम 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का। तो अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन है तो दोनों सिनेरियो के अंदर वो वाले प्राणी जो है वो पोल की डिमांड कर सकते हैं और वो डिमांड मानी जाएगी। पहली चीज आती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ है, ये 5 लाख का अमाउंट है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सीजी क्या चाहता है। तो वो चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकता है, फिलहाल आपको 5 लाख की ध्यान रखना है। तो 10% ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5 लाख का शेयर कैपिटल, ये दोनों लोग जो है या इससे अधिक, या इससे अधिक, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक, तो ये लोग चाहे तो डिमांड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वहां पर सीधा सीधा देखा जाएगा 10% ऑफ वोटिंग पावर, अगर 10% एग्री करते हैं या उससे अधिक एग्री करते हैं तो वो डिमांड कर सकते हैं पोल के लिए। नाउ अगर पोल के लिए डिमांड कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बात है वो डिमांड जो है वो विड्रॉ नहीं की जाएगी। मतलब अगर रिक्विजिट कंडीशंस थी, चेयरमैन था या फिर मेंबर थे जो भी कंडीशन बताई गई फुलफिल कर रहे थे और उन्होंने डिमांड किया है, तो पोल के लिए अगर डिमांड कर दिया गया है तो वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, सॉरी, अगर डिमांड कर दिया गया है तो जो भी हमारा चेयरमैन है या फिर जो भी हमारी और मेंबर्स है वो उसके लिए कोई अगेंस्ट ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते, उसको वो मना नहीं कर सकते कि नहीं जी पोल नहीं कराया जाएगा, पहली चीज। फिर बात आती है कि जिन्होंने खुद ही पोल दिया, मतलब जिन्होंने खुद ही डिमांड किया कि हाँ जी पोल होना चाहिए, पोल होना चाहिए। अब जब पोल होने की बारी आई तो वो कह रहे छोड़ यार पोल के करना, शो ऑफ हैंड से कर लेते, कोई बात नहीं। तो वो लोग चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने डिमांड किया है उनकी पावर है, उनके अगेंस्ट को उसको कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग खुद चाहें तो अपनी डिमांड को क्या कर सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं, उनके पास पावर है। अच्छा जी, अब बात आती है कि कब डिमांड किया जाता है पोल के लिए। तो दो सिचुएशन आती है। पहला कि अगर मीटिंग को अर्जन करना है,
अगर मीटिंग को आपको अर्जेंट करना है, मतलब उसको मीटिंग को फिलहाल रोक देना है, किसी और टाइम पे दोबारा से मीटिंग बुलानी है, तो उस केस में भी पोल डिमांड किया जा सकता है कि कितने लोग चाहते हैं कि अर्जेंट कर दिया जाए। और दूसरा आपने देखा था कि जहां चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो इन दो सिनेरियो के अंदर अगर पोल डिमांड की गई है तो उसके ऊपर जो पोल लिया जाएगा वो इंस्टेंट लिया जाएगा, मतलब फोर्थविथ जैसी पोल डिमांड की गई, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो पोल उस टाइम ही ले लिया जाएगा, मतलब उसके लिए कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा। किस सिनेरियो में? नंबर 1 कि जब आपको मीटिंग को अर्जेंट करना है, और नंबर 2 जब वहां पे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की बात आ रही है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के अलावा अगर किसी और मुद्दे पे पोल लिया गया है तो उस केस में हमारे पास क्या है, मतलब हमारे पास का मतलब कि उस केस में अगर किसी और कोई और मुद्दा है तो उस केस में चेयरमैन के पास 48 आवर्स का मैक्सिमम टाइम है कि 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर वो कभी भी पोल ले सकता है जब भी उसको ठीक लगेगा। ठीक है, ओके। फिर बात आती है कि चेयरमैन जो है वो यहां पे अपॉइंट करेगा किसको। पीछे आपने क्या देखा था, चेयरमैन बेसिकली रिक्वायरमेंट रखता है और वहां पे बोर्ड जाके अपॉइंट करता है स्क्रूटनाइजर को। बट यहाँ पे क्या है कि अगर पोल लिया जा रहा है तो चेयरमैन ऑफ मीटिंग जो है वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है किसको, स्क्रूटनाइजर को। क्यों अपॉइंट किया जाएगा? ताकि वो ऑब्जर्व करे कि भैया पोल का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, सारी सेक्शंस की जो भी एक्ट या जो भी रूल्स की कंप्लायंस है वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, और एट द एंड वो उसके ऊपर क्या करे, एक रिपोर्ट बना के दे। ठीक है, तो इसके लिए वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है किसको, स्क्रूटनाइजर को। जो हमारे पोल के रिजल्ट होंगे, ऑब्वियसली बात है, जो पोल से फाइनल रिजल्ट निकल के आएंगे वही हमारा डिसीजन माना जाएगा, वो पक्का डिसीजन होगा। ऐसा नहीं कि उसको ऐसी हवा में कर दिया, नहीं, जो पोल के हमारे डिसीजन निकल के आएंगे वो हमारे फुल एंड फाइनल माने जाएंगे। आगे बात आती है कि स्क्रूटनाइजर जो है वो क्या एक ही अपॉइंट किया जाएगा। तो आपने पीछे भी देखा था पिछले सेक्शन में, यहां पे भी है कि भैया जो चेयरमैन को लगेगा, अगर उसको लगता है कि सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा स्क्रूटनाइजर की जरूरत है तो वो ज्यादा को भी अपॉइंट कर सकता है, कम की जरूरत है तो कम की अपॉइंट किया जा सकता है। पीछे वाले सेक्शन में देखा था रूल नंबर 20 एप्लीकेबल होता है, इस वाले सेक्शन में रूल नंबर 21 एप्लीकेबल होता है, जो कि बताता है स्क्रूटनाइजर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, उसको पोलिंग प्रोसेस को प्रॉपरली कंडक्ट करवाना है, प्राइमरी ड्यूटी उसकी वही है। जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, जो भी पोल के रिकॉर्ड्स होंगे उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। एट दी एंड जब पोलिंग प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और उस रिपोर्ट को जो है वो पेश करना है किसके पास, चेयरमैन के पास, जो कि रिपोर्ट का फाइनल रिजल्ट होगा। और उसके अंदर ऑब्वियसली बात है क्या लिखा होगा कि कितने लोगों ने फेवर में वोट कास्ट किया और कितने लोगों ने अगेंस्ट में कास्ट किया, जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि रेजोल्यूशन का क्या डिसीजन होना चाहिए। फिर बात आती है कि उसके साथ उसको ये भी देखना है कि प्रॉपर 109 जो सेक्शन है उसकी कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही है, और जो रूल 21 के अंदर बातें लिखी है वो सारी चीजें कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। द स्क्रूटनाइजर शैल गिव अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन इन फॉर्म, ध्यान देना, फॉर्म आया एमजीटी नंबर 13, मतलब क्या हुआ कि जो रिपोर्ट बना के देगा स्क्रूटनाइजर वो किस फॉर्म में देगा, वो यूज करेगा फॉर्म नंबर एमजीटी 13 जो चेयरमैन को दिया जाएगा। ये रूल 21 हमें बताता है फॉर्म के बारे में। नाउ उसके बाद बात आती है कि प्रोसीजर क्या है। The procedure describing the manner in which the chairman shall get the poll process scrutinized, मतलब कि किस तरीके से पोल प्रोसेस होगा और किस तरीके से उसको प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जाएगा, इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो किस रूल में दिया है, रूल 21 में दिया है। सिंपली ध्यान रखना, देखो कुछ चीजें आपको रिपीट हो रही है, नो डाउट मॉड्यूल में दिया हुआ है तो मुझको भी रिपीट करना पड़ रहा है, बट ऐसा आपकी ये कहीं ना कहीं चीजों को स्ट्रांग ही करेगा, आपके माइंड में चीजें और अच्छे से बच जाएगी। रूल 20 आपका पीछे बहुत बार चल रहा था, रूल 21 यहाँ पे बहुत बार चल रहा है, ठीक है ना। तो सारी इससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो मेंशन कहां पे, कौन से रूल में, रूल नंबर 21 में है। ध्यान रखो एग्जाम में कोट करोगे तो ऑब्वियसली बात है फायदा देगा आपके आंसर के मार्क्स के ऊपर। नाउ चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग शैल इंश्योर दैट, अब चेयरमैन को क्या क्या इंश्योर करना है, द स्क्रूटनाइजर आर प्रोवाइडेड विद, मतलब जो स्क्रूटनाइजर को उसने अपॉइंट किया तो चेयरमैन को क्या देखना है कि भैया स्क्रूटनाइजर सारे काम को कब करेगा, जब उसके पास सारे दस्तावेज होंगे। सारे दस्तावेज का मतलब क्या है कि स्क्रूटनाइजर के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर होना चाहिए, जो भी मेंबर है उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर होनी चाहिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर का मतलब कि जब हमारे पास पोल आएगा तो पोल का बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि उनको पोल के लिए एक पेपर दिया जाएगा, एक तरीके से फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को वो भरेंगे, नीचे अपने साइन करेंगे और जाके वो स्क्रूटनाइजर को दे देंगे। स्क्रूटनाइजर कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद वो चेक करेगा कि साइन इसमें सही है कि नहीं है। वो कैसे पता लगेगा कि वो सही साइन है कि गलत साइन है, तो वो उसको तब पता लगेगा जब उसके पास एक स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा कंपनी के द्वारा मिला हुआ, ताकि वो उससे मैच करेगा कि हाँ ये कंपनी के रिकॉर्ड में ये सिग्नेचर है, इसने फॉर्म पे सिग्नेचर करके दिया है, मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा पोल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके पास स्पेसिमेन सिग्नेचर होना भी जरूरी है, अटेंडेंस रजिस्टर होना भी जरूरी है, और प्रॉक्सीज कौन कौन आए हैं उसका भी एक रजिस्टर जो होता है वो भी उसके पास होना जरूरी है। किसके पास, स्क्रूटनाइजर के पास। फिर स्क्रूटनाइजर को और भी सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं सेक्शन नंबर 105, 112 और 113 के अंदर। 105 तो आपको पता है प्रॉक्सी का है, और 112 और 113 बेसिकली आएगी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, आगे के सेक्शन है कि कौन कौन लोग और अदर लोग भी हैं जो कि आके
वोट मतलब मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि जो भी इन सेक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे भी मिलने चाहिए। किसको मिलने चाहिए? स्क्रूटनाइजर को मिलने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली काम कर पाएगा। नाउ स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? स्क्रूटनाइजर पोलिंग पेपर जो होते हैं, पोलिंग पेपर बेसिकली फॉर्म है जो कि फॉर्म एमजीटी 12 नंबर में होता है। पोलिंग पेपर का मतलब क्या हुआ? एक फॉर्म पेपर जो कि एमजीटी 12 होगा उसका फॉर्म का नंबर। उस पेपर को वो क्या करेगा? अरेंज करेगा पहले तो, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको? सभी मेंबर्स को, सभी प्रॉक्सीज को, या फिर अगर बात करें ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो जिसमें जिसका नाम पहले लिखा होगा उस वाले शेयर होल्डर को देगा। द थिंग इज कि जो जो लोग वोट करने पे आए हैं उन सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या? पोलिंग पेपर। इसको क्या बोलेंगे हम? पोलिंग पेपर, जिसपे कि वो पोल अपना भर के देंगे। और वो जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा एमजीटी 12 के फॉर्म में। नाउ उसके बाद उन्होंने जब वो भर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उससे वो वापस लेगा, उससे वो रिसीव करेगा, और उस रिसीव करने के साथ साथ वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब क्या हुआ? कि सपोज करो एक रजिस्टर टाइप का उसने बनाया हुआ है जहां पे वो लिखेगा मिस्टर ए इसका पोलिंग रिसीव हो गया, उस पर टिक मारेगा। मिस्टर बी हाँ इसका भी रिसीव हो गया। द थिंग इज कि उसको एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है कि मैंने किस किस को पोलिंग पेपर दिया था और किस किस का मेरे पास जवाब भर के आ गया। तो उसका एक रिकॉर्ड अलग से वो मेंटेन करेगा जिसमें वो इनिशियल यूज करेगा। हाँ ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका इनवैलिड हो गया। द थिंग इज इस तरीके से वो एक इनिशियल मार्क करते हुए एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। अच्छा जी, उसके बाद जब उसके पास सारी पोलिंग पेपर आ जाएंगे उसको वो क्या करेगा? उसको वो लॉक करेगा। लॉक एंड सील बेसिकली क्या जाता है? एक खाली बॉक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं पोलिंग बॉक्स। एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें सारे पेपर को डाल दिया जाएंगे, उसको लॉक कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, काम खत्म। किसके सामने? जो जो मेंबर है, जो जो प्रॉक्सी है, जिन लोगों ने भी वो पोलिंग पेपर दिया उन्हीं के सामने उसको एक बॉक्स के अंदर डाल के बंद करके बांध दिया जाएगा। ये काम खत्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है अब ये बॉक्स बंद हो गया, इसको खोला भी जाएगा। खोला जब जाएगा तो क्या होना जरूरी है? विटनेस होने जरूरी है। तो आपको पता है स्क्रूटनाइजर का ही काम है इसको खोलना, इसको गिनना, सारी चीजें करना। तो स्क्रूटनाइजर जब इसको ओपन करके इसके ऊपर सारी वर्किंग करेगा तो ओपन करते वक्त कम से कम 2 लोग वहां पे मौजूद होने चाहिए जो कि विटनेस का काम करेंगे। और ये ऑब्वियस सी बात है वो पर्सन होने चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ये चीज को यहाँ लिखी नहीं गई है बट एक जनरल नेचर में यही बात समझ में आती है। उसके बाद इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ प्रॉक्सी, अब जैसे प्रॉक्सी जो भी जिसकी जगह पे आए थे उसके इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी एम्बिग्यूटी है किसके माइंड में? स्क्रूटाइजर के माइंड में। तो वो क्या करेगा? उसको डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि इस प्रॉक्सी को सही माने ना माने, काउंट करें, इग्नोर करें, क्या करें। तो वो डिसीजन लेगा स्क्रूटनाइजर, जिसमें कि वो हेल्प भी ले सकता है, कंसल्ट भी कर सकता है किसके साथ? चेयरमैन के साथ। जो भी चेयरमैन होगा उससे करेगा कि सर जी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है, ये कंफ्यूजन है, आप बताओ क्या करना चाहिए। और आपस में डिस्कस करते हुए उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि इसके वोट को काउंट करना है, इग्नोर करना है या क्या करना है। ओके जी। फिर उसके बाद बात आती है कि स्क्रूटनाइजर को यह भी ध्यान रखना है कि सपोज करो किसी ने वोट कर दिया था। किसी ने वोट करने का मतलब क्या हुआ? कि एक मेंबर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक मोड भी दिया गया था और पोलिंग का ऑप्शन भी दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मोड से उसने रिमोट ई वोटिंग कर दी, जो आपने पिछले सेक्शन में देखा। और जब मीटिंग में आया तो मीटिंग में वो खुद नहीं आया, उसने प्रॉक्सी को भेज दिया। पॉसिबल है ये चीज कि जो मेंबर है उसने रिमोट ई वोटिंग कर दी, उसकी वोटिंग कास्ट हो गई। और जब मीटिंग में अटेंड करने की बात आई तो हमने कहा था जो रिमोट ई वोटिंग कर देगा वो मीटिंग में आके वोट नहीं कर सकता। अब मीटिंग में वोट हो रहा था पोल के जरिए, पोल के जरिए पे जब वोट हो रहा था वहां पे प्रॉक्सी ने वोट कर दिया। तो प्रॉक्सी ने जब वोट कर दिया तो क्या उसको माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिसरिगार्ड करना है। तो इसके ऊपर भी जो सख्ती बनाए रखेगा और चेक बना के रखेगा वो कौन रखेगा? स्क्रूटनाइजर, कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको काउंट नहीं करना है ना। अब स्क्रूटनाइजर फाइनली क्या करेगा? सारे रिपोर्ट को, सारे जो भी वोट्स आए उसको वो काउंट करेगा और उसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट जो होगा वो एड्रेस करेगा किसको? चेयरमैन को। मतलब फाइनली किसको सौंपना है? उसको चेयरमैन को सौंप देना है ना। फिर बात आती है कि अगर वोटिंग के अंदर कुछ भी माध्यम यूज हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन का, मतलब कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन की बातें यहां पे हुई हैं तो उसके ऊपर जो हमारे सेक्शन 108 के प्रोविजन थे, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन के प्रोविजन पढ़े, वो सारे के सारे यहां पे भी अप्लाई हो जाएंगे। और अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट या कोई भी टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ती है इस चीज के लिए तो वो भी यहाँ पे लिया जाएगा। मतलब कंपनी उसको प्रोवाइड करेगा। सपोज इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर वोटिंग हो रही है और उसके अंदर कोई भी टेक्निकलिटी, कोई भी सपोर्ट चाहिए स्क्रूटनाइजर को, तो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा वो टेक्निकल सपोर्ट, जिससे कि वो इस चीज को फेयर मैनर में कर पाए बिना किसी दिक्कत के। ओके जी। फिर स्क्रूटनाइजर का जो रिपोर्ट होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? तो उसके अंदर होगा कि भैया टोटल कितने वोट आए हैं, कितने जो है वोट वो वैलिड है, कितने वोट जो है वो फेवर में है, कितने वोट जो है वो अगेंस्ट है और कितने वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड है। इनवैलिड वोट का बेसिकली मतलब क्या होता है? वो वोट सपोज जिसमें साइन मैच नहीं कर रहा या उसके ऊपर ओवरराइडिंग हो गई है, तो इस टाइप की जो वोटिंग के पेपर हमारे पास आएंगे, पोलिंग पेपर जो आएंगे, उसको क्या माना जाएगा? इनवैलिड। तो उसका भी प्रॉपर वो अपने रिपोर्ट के अंदर बनाएगा कि भैया इतने वोट जो है वो इनवैलिड रहे हैं और इससे इतने वोट मारे गए, मतलब इतने पोलिंग पेपर आए जो कि इनवैलिड थे और उससे हमारे इतने वोट जो है वो मारे गए हैं। तो उस तरीके से एक वो डिस्क्राइब्ड में कंप्लीट रिपोर्ट बनाएगा जिसको हम स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट कहते हैं।
सबमिट करेगा वो किसको, चेयरमैन को, जिसके ऊपर काउंटर साइन कौन करेगा, हमारा चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को देगा साइन करके और चेयरमैन से कहेगा सर जी आपको ठीक लग रहा तो आप इसके ऊपर साइन करो, इसकी काम को यहीं पे खत्म करें। नाउ चेयरमैन फिर ऑब्वियसली बात है इसको डिक्लेयर करेगा, मतलब इसको अनाउंस करेगा हमारा कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको वो अनाउंस करेगा, और या तो चेयरमैन अनाउंस कर सकता है या तो आपने पिछले सेक्शन में देखा था कि चेयरमैन की जगह पे कोई और पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है इन राइटिंग वो भी इसकी अनाउंसमेंट कर सकता है। देन आता है हमारे पास स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड फॉर द पोल शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, कौन से फॉर्म में, एमजेटी 13 के फॉर्म में, एंड द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द स्क्रूटनाइजर, साइन किसके द्वारा किया जाएगा, स्क्रूटनाइजर के द्वारा, इन केस देयर इज वन और मोर स्क्रूटनाइजर, सपोज करो ऐसा था कि जहां पे ज्यादा स्क्रूटनाइजर की जरूरत थी तो सारे स्क्रूटनाइजर जो होंगे वो साइन करेंगे। अब ये जो रिपोर्ट पूरा कंपाइल करके दे देना है ये कितने दिनों के अंदर दे देना है, तो इसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है 7 दिनों का, मतलब कि 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पहले दे दो बहुत अच्छी बात है, बट 7 दिन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए आपकी रिपोर्ट बनाने में। ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉनिक मील का आपने देखा था तो वहां पे टाइम कितना मिला था, 3 दिन का, यहाँ पे टाइम कितना मिल रहा है, 7 दिन का, तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग जगहों पे। नाउ प्राइवेट कंपनीज की एप्लीकेबिलिटी आती है, सेम टू सेम रेटी डेटा ही बातें कि भैया अगर सेक्शंस प्रोवाइड करता है या फिर आर्टिकल के अंदर मेंशन है तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। अब ये जो एग्जाम्पशन मिलेगी, एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब उस प्राइवेट कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, किसके अंदर, फाइलिंग के अंदर, कौन सी फाइलिंग, सेक्शन 92 और सेक्शन 137 वाली। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 109। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आ गई होंगी, कोई दिक्कत हो तो बताने की कोशिश करें।